जियो न्यूज़ के इस खुसूसी सेगमेंट में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद जुनैद। 11 जुलाई को रावलपिंडी के इलाके चाकरा में पेश आने वाले वाक़े ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। मोहम्मद मसूद नामी शख्स ने कर्ज फराहम करने वाली एप्लीकेशन चलाने वाली कंपनीज़ के हाथों ब्लैकमेल और धमकियां दे जाने के बाद ख़ुदकुशी कर ली और उसके बाद जो तफसीलात सामने आई हैं वो बहुत ही होशरुबा हैं। उस पर तहकीकाती इदारे अब मुतहरिक ज़रूर हो गए हैं, लेकिन जियो न्यूज़ ने अब तक की कवरेज में बेशतर सवालात उठाए हैं और बहुत से हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की कोशिश की है। इससे पहले इसी साल मार्च में भी जियो फैक्ट ये हक़ाइक़ सामने ला चुका है और आवाम को ख़बरदार किया गया था, जिसमें PTA से गुफ्तगू करने के बाद वो फहरिस्त भी जारी की गई थी कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, कौन सी कर्ज फराहम करने वाली ऐप्स हैं जो कि उस फहरिस्त में शामिल नहीं हैं जिसको मंजूर किया गया और किस तरह से लोगों के साथ धोखा हो रहा है। इस वक्त सवाल ये है कि क्या कर्ज फराहम करने वाली ये कंपनीज़ जो ऐप्स के ज़रिए से लोगों से राबता करती हैं और उनको कर्ज फराहम करती हैं, वाकई कर्ज फराहम करने का कारोबार करती हैं या फिर कोई एक बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म तरीके से आवाम के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। इसी के लिए हम बात करेंगे राफ़े बलोच से, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। जियो न्यूज़ के इस खुसूसी सेगमेंट में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। राफ़े, असल में मकसद क्या है इन लोन ऐप्स कंपनीज़ का या कर्जा फराहम करने वाली कंपनीज़ का? क्या वाकई ही ये इस कारोबार को चलाने की नीयत से कायम की गई हैं या फिर लोगों को धोखा दिया जा रहा है, उनके साथ फ्रॉड हो रहा है? ये एक स्कैम है बाकायदा जिसका मकसद कर्जा फराहम करके लोगों के मसाइल हल करना नहीं बल्कि मकसद कुछ और है। जी, बहुत शुक्रिया जुनैद इस सेगमेंट में मुझे दावत देने के लिए। ये इंडीड एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा एक प्रेसिंग इशू है जो अब तक की मेरी इन्वेस्टिगेशन है इसके ऊपर। मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये दरअसल जो लोन एप्लीकेशंस हैं, लेट्स नॉट कॉल देम लोन एप्लीकेशंस, लेट्स कॉल देम फेक लोन एप्लीकेशंस। ये ऑन द सरफेस ये ऐड करती हैं कि ये एक लोन एप्लीकेशन है, वेयर एज इन रियलिटी ये एक एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग की एक स्कीम है। ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर बड़े मुनज़्ज़म तरीके से मासेस को टारगेट करते हैं और विदाउट एनी KYC चेक, जो कि नो योर कस्टमर चेक होता है, जो कि हर बैंक जो है वो इम्प्लीमेंट करता है कर्जा देने से पहले, विदाउट एनी सच चेक ये लोगों को लोन डिस्पर्स करते हैं। और मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में तहकीक में ये भी चीज़ देखी है कि अगर आपके पास कोई डाटा नहीं है, यानी अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, अगर आप एम्प्टी कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं तो वो आपका लोन जो है अप्रूव नहीं करते हैं। तो इनका जो तरीक़ेकार है दैट इज़ वेरी सिंपल। सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट करके लोगों को ल्योर किया जाता है कि वो इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करें। जिस वक्त आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो ये डिफरेंट परमिशंस आपसे मांग रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपसे कहेंगे कि कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस दें, दैट इज़ प्राइमरी। अगर आप वो नहीं देंगे तो एप्लीकेशन फंक्शन नहीं करेगी। उसके बाद आपसे आपकी गैलरी का एक्सेस लिया जाता है, आपसे आपकी कैमरा का एक्सेस लिया जाता है, आपसे आपके कॉल लॉक्स का एक्सेस लिया जाता है। अब अगर एक कंपनी जो लोन प्रोवाइड कर रही है उनको क्या ज़रूरत है इन सारी परमिशंस की? तो ये करते क्या हैं कि जो भी आपका डाटा होता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, आपकी गैलरी में जो पिक्चर्स हो गई, ये सारी की सारी पाकिस्तान से बाहर अपनी सर्वर्स के ऊपर ये लोग अपलोड कर देते हैं। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट्स ये बताते हैं, लोगों को ये मिसलीड करते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट हैं ये एनुअली हैं, वेरेज ये इंटरेस्ट रेट जो होते हैं ये डेली बेसिस के ऊपर जो है ना वो चार्ज किए जा रहे होते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगर किसी शख्स ने कोई 10,000 की अमाउंट ड्रॉ की है तो वो देखते ही देखते कुछ हफ्तों के अंदर वो 5 डिजिट 6 डिजिट्स में जाके वो अमाउंट पहुंच जाती है। तो ये इनका बेसिकली तरीक़ा वारदात है। और जब आप बेसिकली अमाउंट को वापस नहीं दे पाते तो ये इनका एक प्रॉपर एक एक्सटॉर्शन एंड ब्लैकमेलिंग स्कीम स्टार्ट हो जाती है। पहले मरहले में ये आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको कॉन्टैक्ट करके बेस्ड अपॉन योर कॉल लॉग्स वो देखते हैं आप किसके साथ ज़्यादा कनेक्शन में, आपकी सारी सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स को देख लेते हैं, आपकी फैमिली ट्री तक एक्सेस कर लेते हैं और उससे आपका एक ना सोशल ग्राफ बना लेते हैं। और उसके बाद उनको कॉन्टैक्ट करके कहते हैं कि जी फ़लाना साहब जो है उन्होंने हमारी इतने पैसे देने हैं तो बराए मेहरबानी आप करें। तो एक सोशल प्रेशर बिल्ड करते हैं। अब ये वो काम है जो कि बैंक्स भी नॉर्मली करती हैं, बट ये इससे एक स्टेप आगे जाते हैं। जो आपकी गैलरी से जो पिक्चर्स होती हैं उनको फ़ोटोशॉप करके वो आपके जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनको जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको डिसमिनेट करते हैं और आप पे ये प्रेशर डालते हैं कि आप किसी तरीके से जो है जो अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो उनकी पूरी करें।
राफे, इतना घिनौना काम इतने मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। रिकॉर्ड ये बताता है कि पिछले बरस सितंबर 2022 में भी कुछ क्रैकडाउन किया गया था फेक लोन एप्लीकेशन चलाने वाली कंपनीज़ के ख़िलाफ़। इस बरस मार्च में जियो फैक्ट के नाम से जियो न्यूज़ की एक सर्विस में भी इससे मुताल्लिक़ हक़ाइक़ सामने रखे गए, आवाम को वार्न करने की कोशिश की गई। लेकिन क्या वजह है कि सिक्योरिटी इदारे या वो इदारे जो कि इन लोन एप्लीकेशन चलाने वाली कंपनीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, इनका ये घिनौना कारोबार बंद कर सकते हैं, वो इनको पकड़ नहीं पाते? या किस तरह से इतने अरसे तक ये इतने मुनज़्ज़म तरीके से अपना धंधा चलाते हैं और इतने सारे लोगों को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं? और जैसे इतना बड़ा वाक़या हुआ कि एक शख्स ने ख़ुदकुशी कर ली लोन अदा ना कर सकने की वजह से। देखें, इसके 2-3 एस्पेक्ट हैं ना। पहला एस्पेक्ट, इस शख्स की हम बात कर लेते हैं, मसूद की। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके घर वालों को सब्र अता करे। इसने 13,000 रुपये ड्रॉ किए एक लोन एप्लीकेशन से, इजी लोन से। वो देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो अमाउंट 1 लाख के करीब पहुंच गई। अब एक शख्स जो 13,000 रुपये ड्रॉ कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास इतनी अमाउंट ऑलरेडी, प्रिंसिपल अमाउंट मौजूद ही नहीं है जब भी वो लोन ले रहा है। और उस 13,000 के बदले जब उसको 6 गुना अमाउंट वापस देनी पड़ रही है, तो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वे कि वो वापस उनको दे सकेगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, यानी जो 1 लाख रुपए जो उसके आउटस्टैंडिंग थे उस एप्लीकेशन पर, उसने कोई 1 लाख एक और एप्लीकेशन से जो है वो इसी तरह की लोन एप्लीकेशन से, बल्कि ये जितनी भी लोन एप्लीकेशन हैं ये सारी जो है वो कनेक्ट कुछ 3-4 इन्वेस्टर्स के पास ही जाके इनके ताने बाने मिलते हैं। तो वो जो लोन एप्लीकेशन थी वो प्रॉब्ली उसी सेम ग्रुप की ही लोन एप्लीकेशन थी, तो उनके पास ऑलरेडी उनका डाटा मौजूद था कि जी उसने लेट से 13,000 रुपये जो है वो उसने ड्रॉ किए उस एप्लीकेशन से, जो कि बढ़ते बढ़ते 1 लाख रुपये हो गए। तो उससे उसने 1 लाख रुपये लिए दूसरी एप्लीकेशन से, इस प्रीवियस एप्लीकेशन को ईजी लोन को पैसे देने के लिए, और वही अमाउंट देखते देखते कुछ ही हफ्तों में 7 लाख के करीब पहुँच गई। और उसके पास कोई और ऑप्शन ना रहा, और उसने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर और इस एक्सटॉर्शन स्कीम से तंग आकर उसने ये डिसाइड किया कि वो सुसाइड करे। अब ये एक एस्पेक्ट है इसका। अब आपका जो दूसरा सवाल है विथ रिगार्ड्स टू द लॉ इन्फोर्समेंट, इसके बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। पहला एंगल ये है कि ये जो डोमेन है ये FIA साइबर क्राइम विंग का बनता है। ये इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड कर रहे हैं, जो कि सेक्शन 14 अट्रैक्ट करता है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 का। और ये जो किसी की पिक्चर जो है उसको फ़ोटोशॉप करके जब भेजते हैं डिफरेंट व्हाट्सएप नंबर से, और वो भी बल्कि जो व्हाट्सएप नंबर जिनसे ये लोग भेज रहे हैं वो भी वर्चुअल नंबर्स हैं जो कि पाकिस्तान के बाहर से रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनका कोई रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तानी इदारों के पास नहीं होता। तो दैट इज़ हाउ बेसिकली ये इस फ्रॉड को कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो ये 2 सेक्शंस जो हैं अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा ये है कि ये जिन एप्लीकेशंस जिन कंपनी से ये पैसा डिसबर्स किया जाता है, यानी एक वो अकाउंट्स हैं जिनसे पैसा डिसबर्स किया जाता है, लोगों को पैसा दिया जाता है, और एक वो अकाउंट हैं जिनसे कलेक्ट किया जाता है। इन्होंने मुख्तलिफ फेक कंपनीज़, मुख्तलिफ इन्होंने होल्डिंग कंपनीज़ इन्होंने बनाई हुई हैं, जिसके थ्रू कोई बेसिकली किसी को ये शो किया हुआ है कि वो मोबाइल इंपोर्ट करवाता है, उसके थ्रू कोई पैसे जो है ना ये लोग भिजवा देते हैं, और जब रिसीव करना होता है तो वो किसी और कंपनी का अकाउंट दे देते हैं, उसमें रिसीव करते हैं। दैट बिकम्स इन प्राइमा फेशी अ केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इन दोनों एस्पेक्ट में FIA साइबर क्राइम विंग की एंड FIA जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करें। अगर आप ये देखें कि आप FIA के किसी भी सर्कल के पास आप चले जाएँ तो उनके पास डेली बेसिस के ऊपर बेतहाशा कंप्लेंट्स हैं। हमारे पास मेरे पेज के ऊपर मुझे काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर रीच आउट किया, उन्होंने बताया है कि उन्होंने FIA में बेतहाशा कंप्लेंट्स की हैं। बट हमें नज़र आया कि एक रिएक्टिव मोड नज़र आया कि जब ये मामला हुआ उसके बाद ही इन्होंने डिसाइड किया कि ये क्रैकडाउन करें। अगर ये क्रैकडाउन इससे पहले हो जाता इन एप्लीकेशंस के ऊपर, ACCP जो इन एप्लीकेशंस का रेगुलेटर है, यानी जिनके पास ये एप्लीकेशंस जो है वो रजिस्टर होती हैं, वो कोई फ्रेमवर्क ले आउट नहीं करते। स्टेट बैंक का तो बड़ा ज़बरदस्त फ्रेमवर्क है जिसमें वो बताते हैं कि उनकी एक पूरी गाइडलाइन है कि आपने अगर किसी को लोन देना है तो ये चेक्स आपने फॉलो करने हैं। तो पहली बात यह है कि अगर यही लोग बैंक्स में लोन अप्लाई करेंगे तो उनको लोन मिलेगा ही नहीं।
लेकिन SCCP के पास ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि आपने जो डाटा कलेक्ट करना है वो पाकिस्तान के अंदर रखना है, पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर होना है, उस डाटा को कैसे यूज़ करना है। अगर यूज़र एक चाहे कि अपना वो डाटा डिलीट कर सकता है तो वो यूज़र के पास ये राइट्स होने चाहिए कि वो एप्लीकेशन को कहे कि मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, बट ये डाटा उनके पास अनटिल इटर्निटी रहता है। सिमिलरली उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी प्राइवेसी के लिए क्या करें, तो SCCP के पास कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं बना हुआ कि जिसके तहत इसको ये लोग रेगुलेट कर सकें। आवाम के लिए क्या गाइडलाइन हो सकती है, किस तरह से वो बच सकते हैं इन फ्रॉड कंपनी से, इन स्कैमर से, इन धोखा देने वाली कंपनी से जो कि आवाम को इन एप्लीकेशंस के ज़रिए से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। आवाम किस तरह से बच सकते हैं इससे? देखें, हमें अवेयरनेस रेज़ करनी होगी, गवर्नमेंट लेवल पे भी अवेयरनेस रेज़ करनी होगी, और वही फ़रीज़ा है जो हम और आप इस वक्त अदा कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह जो मैं लोगों को बताना ये चाहूँगा आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, कि जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, इवन आपने लोन के लिए नहीं अप्लाई किया हो, तब भी ये डाटा, क्योंकि ये परमिशंस लेते हैं, तब भी इनके कॉन्टैक्ट्स और इनके जो गैलरी की आपकी डिटेल्स होती हैं, आपकी फाइल्स होते हैं, वो उनके पास चले जाते हैं। तो इवन आपने लोन के लिए अप्लाई नहीं किया हो, बहुत सारे ऐसे हमारे पास केसेस आए, मुझे लोगों ने इनबॉक्स किया है कि उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन इंस्टॉल की, उन्होंने लोन के लिए भी अप्लाई नहीं किया और उनको भी इस एक्सटॉर्शन स्कीम का पार्ट उन्होंने बना दिया। तो इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको इंस्टॉल ना करें, और कभी भी कोई प्ले स्टोर के ऊपर भी आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, आमतौर पे हम ये कहते हैं कि प्ले स्टोर से बाहर एप्लीकेशन आप इंस्टॉल ना करें, और आईफोन में तो आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं होता। लेकिन इवन प्ले स्टोर के ऊपर भी अगर आप कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करें तो आप ये ज़रूर देखें कि अगर आपसे कोई सेंसिटिव परमिशन जैसे माइक्रोफोन या कॉन्टैक्ट्स या गैलरी की परमिशन से मांग रहे हैं, तो क्या उस एप्लीकेशन की ऐसी कोई फंक्शनैलिटी है। अब मैं मिसाल देता हूँ व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप ने ये ढूंढना होता है कि आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में कितने लोग हैं जो कि व्हाट्सएप के ऊपर हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि व्हाट्सएप जो है वो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट उठाता है, तो वो हर परमिशन के अगेंस्ट उनको जस्टिफाई करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली प्ले स्टोर में, एंड्रॉयड में जो मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से ये कंपनीज़ रजिस्टर करके बार बार मुख्तलिफ नामों से आती हैं, वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। अगर यही एप्लीकेशंस आपको एप्पल के स्टोर के ऊपर नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि एप्पल में जब भी आपने कोई परमिशन आपने देनी होती है, या माइक्रोफोन की परमिशन एक्सेस कर रहे हैं या गैलरी की, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि जी ये मेरी एप्लीकेशन का पर्पज़ है और इस वजह से जो है ना मैं ये एप्लीकेशन जो हैं वो कर रहा हूँ। तो आवाम के लिए वेरी सिंपल कि इस तरह के किसी भी एप्लीकेशन जो कि लोन और जो कि एक्सेसिव परमिशंस मांग रही हो, इस तरह की किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया जाए। बहुत शुक्रिया राफ़े बलोच, जियो न्यूज़ से बात करने के लिए। अपील यह है कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि वो ऐसे खौफनाक धंधा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें और मज़ीद लोगों को इस फ्रॉड, इस धोखाधड़ी से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें।